दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में और एक नए टैलेंट के साथ में। आज जिस इंसान से मैं मिलवा रहा हूं वो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, स्ट्रेस बस्टर है, मतलब जब भी मिलता है तो हंसाता है, इन्फ्लुएंसर है, एक्टर है, उसकी इवेंट कंपनी है, बिजनेसमैन भी है साथ में। और उसकी लाइफ में इतना अप एंड डाउन हुआ है, इतना मतलब उसको वो सीखने को मिलता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मुझे लगा कि मुझे ना उसको ना आपसे मिलवाना चाहिए, क्योंकि उसकी लाइफ से मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीखते हैं। और मैं चाह रहा था कि वो आपके अपने बारे में आपको बताए और आप भी इंस्पायर हो कि वो कहाँ से कैसे निकला और कैसे उसने कुछ किया है। तो मिलते हैं हबीब से। हबीब कैसे है? ऑल गुड। और तेरा स्वागत है इस शो के अंदर। द शमी छाबरा लाफ्टर एंड टैलेंट शो, आप सबका स्वागत है। अच्छा, मेरी लाइनें ये बोल रहा है। अच्छा हबीब, ऑडियंस को बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो और बेसिकली एजुकेशन क्या है? मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरा बर्थ प्लेस गोधरा गुजरात है, बट बॉट अप इन बॉम्बे। और पढ़ाई मतलब एजुकेशन? मैंने इंजीनियरिंग में मैंने बीएससी की, बीएससी से मैं इंजीनियरिंग में गया। इंजीनियरिंग के बाद अब एक्टिंग में। हाँ, एक्टिंग एक्टिंग तो मैंने बताया, एक्टिंग। अच्छा, पापा किस चीज में मतलब हैं, मतलब वो जो करते थे काम? मेरे फादर का बिजनेस है, मेरा खुद का भी बिजनेस है, बट माय फादर बिजनेस इज डिफरेंट। वो मतलब बिजनेसमैन फैमिली से हो आप? बिजनेसमैन तो फैमिली फिर से। ये एक्टिंग में कैसे? मैं जब 16 साल का था ना, मतलब उससे भी छोटा है कि जब मैं फोर्थ फिफ्थ में था तो मैं टीचरों की नकल बहुत करता था। मिमिक्री आर्टिस्ट है? नहीं, टीचर जब टीचर क्लास कॉपी, के हाँ बाहर हाँ, जाते थे तो उनकी तो आर्टिस्ट। आवाजें उनके तरह चलना, उनकी तरह बात करना, तो ये मेरे जो ग्रुप हम लोग दोस्त लोग थे वो लोग सीटियां बहुत बजाते थे, अच्छा। तो उसी को हैबिट बनाते। बट आज मैं मिमिक्री नहीं करता। नहीं तो फिर उसको कैसे कंटिन्यू रखा फिर आगे प्रोफेशनल फिर चीजों में? जब ये टीचर्स लोग को पता चला तो मुझे स्टाफ रूम में बुलाया गया, मुझे बताओ, तुम बताओ हमारी नकल कैसे। जब मैंने टीचर के सामने उसी की नकल किया, तब मुझे पहली बार, मैं 7th स्टैंडर्ड में था, मेरे टीचर का नाम लूसी वाज है। ओके। उसने मेरे को बुलाया, अपने लैप पे बिठाया, मेरे को गाल पे किस किया, मुझे बोलती है कि तुझे मेरा इंग्लिश प्ले करना है। ओके। और तब से मैं 7th स्टैंडर्ड से स्कूल में प्ले भी करता था और एज अ बेस्ट एक्टर जीतता भी था, और आज भी काम कर रहा हूँ। तो अभी ये बताओ फिर ये प्रोफेशनल एक्टिंग में कैसे, क्योंकि इंजीनियरिंग की है तो लोग बोलते हैं यार इंजीनियरिंग में जॉब वॉब करोगे और अभी देखो, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था तो मुझे सिखाया जाता था टीवी रिपेयर करना, रिमोट रिपेयर करना, ताली बजाओ तो पंखा होना चाहिए जो आजकल बिल्कुल है। हाँ। मुझे वो चीज करनी नहीं थी। मुझे कुछ, मैं क्रिएटिव बंदा हूँ, तो ऐसा नहीं कि वो भी क्रिएटिव ही है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा जो इंजीनियर करते हैं वो गलत है, बट वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम नहीं करना था, ना ही पापा का बिजनेस में मुझे जाना था, खुद खुद का नाम बनाना था। तो मैंने, मेरे दोस्त लोग जो थे वो डांस में बहुत अच्छे थे और मैं बहुत मोटा था, तो मेरे को जबरदस्ती डांस क्लास लेके जाते थे कि चल इस बहाने दुबला हो जाएगा। तो वहां से उनके साथ में एक दो ऑडिशन देने गया, वो रिजेक्ट होते थे, मैं सिलेक्ट होता था। ओके। तो वैसे पहली एड मेरी थी सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के साथ। तो थिएटर भी किया और कमर्शियल एक्टिंग भी किया, मतलब तो कमर्शियल कोई ट्रेनिंग ली है, कभी एक्टिंग किया आपने? मैंने मोहन आजाद, एक चांदनी बार के जो राइटर रह चुके हैं, हाँ। और उनका वो डायरेक्टर भी है, उनके साथ यही डांस ग्रुप के साथ मैंने उनका ऐसे ही टाइम पास के लिए ज्वाइन कर लिया, चलो जाते हैं देखते हैं। तो वहां पे मुझे एक्टिंग की डेप्थ पता चली कि वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है, स्पीच थेरेपी क्या होती है, एक्टर्स के लाइट की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जो बारीकी है वहां से मैं थोड़ा पॉलिश हुआ, एक वो क्रैश कोर्स था, हाँ। बट वहां से जो मुझे सीख मिली है वो आज तक मुझे लाइफ में तो काम आती है। तो पेरेंट्स से कुछ नहीं बोला, पापा बिजनेसमैन और बेटा जा रहा है, और आप जाता, मुझे मालूम है कि आपके जो बड़े भाई हैं वो डॉक्टर हैं, हाँ वो दुबई में हैं और डेंटिस्ट हैं, और ये हाँ। छोटा वाला भी इंजीनियर, और ये बीच वाले हैं, तो ये सब पढ़े लिखे, मतलब पूरी फैमिली, और पापा का बिजनेस और एकदम बिल्कुल अलग फील्ड। तो पापा ने कुछ बोला नहीं, मम्मी पापा ने कुछ? डांट पड़ती थी फैमिली वाली, को क्या करता है, पैसे तो कुछ ज्यादा कमाते नहीं है, हाँ। तो क्यों इतना टाइम पास। बोले डैडी मेरे को सिर्फ 5 साल दे दो, बस वो 5 साल मिले और निकल गए? निकल गए। अच्छा, अभी पहला ब्रेक, बड़ा ब्रेक जिससे लोगों ने पहचाना, वो क्या था? रिमिक्स स्टार अच्छा, वर्ल्ड। रिमिक्स, एक वो शो आता था, हाँ, वो आज भी स्टार वो वर्ल्ड पे आता है। इकबाल जी ने डायरेक्ट किया था ना, इकबाल रिजवी रिजवी, हाँ डायरेक्ट इकबाल रिजवी गोल्डी बहल ने हाँ डायरेक्ट किया था, और हाँ उसमें भूषण पटेल भी थे, हाँ। और जग्गी करके डायरेक्टर, 4-5 डायरेक्टर्स तो थे। मतलब वो बहुत फेमस हुआ था, अगर रिमिक्स देखोगे तो ये भाई साहब उसमें थे। स्टार वर्ल्ड पे अभी आता है, डेली 1 आवर का एपिसोड था, पूरे एपिसोड अभी स्टार वर्ल्ड पे है, तो आप वहां देख से सकते हैं। मतलब एक आपको रिकॉग्निशन, अच्छा, मतलब लोगों ने पहचानना स्टार्ट कर लोगों, दिया। मतलब इतना क्रेज होता था, मुझे अभी भी पता है, जब हम एसएल वर्ल्ड जाते थे ना, तब तो हाँ ये मोबाइल सेल्फी वगैरह कुछ हाँ। नहीं होता था। लड़कियां मेरे, उनके हाथ पे मेरी ऑटोग्राफ लेती थी लिपस्टिक से, फिर उनके शर्ट पे हम लोग लिपस्टिक से ऑटोग्राफ देते थे, कैप्स पे देते थे, तभी ऑटोग्राफ बुक होती थी। तो वो जो शाहरुख खान और सलमान खान करते हैं, तो भाई साहब हबीब ने भी वो किया है। वो क्रेज मैंने जो तब देखा था, आज की तारीख में वो क्रेज हाँ मेरे वो को नहीं, नहीं दिखता। क्योंकि हर दूसरी जगह सेल्फी, सेल्फी हर हो गई जगह है। मोबाइल है। हाँ अच्छा हबीब, अगर मैं बोलूं कि आपने थिएटर किया, हाँ। आपने सीरियल भी किया, आपने फिल्म भी की है, डिफिकल्ट क्या है?
थिएटर मैं जब स्ट्रीट प्लेस करता था शम्मी, तो स्ट्रीट प्लेस में हम लोग जैसे ये एरिया है, हाँ। हम लोग एक सर्कल बना देते थे, उसमें हम लोग 5-4 लोग, और मैंने एक प्ले किया था गिरगिट गिरगिट, हाँ। आपने सुना होगा, काफी फेमस प्ले है, तो उसमें मैंने रोल किया था कुत्ता। कुत्ता। हाँ, और लेकिन सब लोग बोलते हैं अरे कुत्ते में क्या है, मतलब हाँ। इसको तालियां बजेगी तो क्यों, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं था। और मैं तब वो प्ले में नया था, ठीक है। तो जो नया रहता है या तो उसको बैक स्टेज पे दिया जाता है पोजीशन, या तो ऐसा रोल जिसमें लाइन ही ना हो। ठीक है। तो कुत्ते में, बट मैंने उस कैरेक्टर को इतने अच्छे से ढाला कि जब मेरा भौंकने का सीन होता था, तो पब्लिक मेरे को सबसे ज्यादा तालियां देती ताली थी। देती, मतलब वो और भौंकना भी एक अलग भौंकना, और नेचुरल। किसके हाँ, पे भौंक रहा हूँ, कैसे भौंक रहा हूँ, ओके। तो वैसा हो जाता है कि मतलब थिएटर में आपकी टाइमिंग टाइमिंग और टेक नहीं है, कोई रिटेक नहीं है। रीटेक नहीं, आपको इंस्टेंटली तभी ये होता है कि अगर को स्टार आपका अगर कोई लाइन भूल जाता है, आपको पता है वो भूल गया, तो आपको उसकी Improvise लाइन करके, को हाँ। इम्प्रोवाइज करके करना पड़ता है, जो आप ऑन स्क्रीन नहीं कर सकते। मतलब वो कैमरे में तो हम लोग रिटेक ले लेते हैं, फिल्म रिटेक मिल जाता है। हाँ। अच्छा, अभी अगर मैं पूछूं कि एक एक्टर के लिए सबसे डिफिकल्ट क्या होता है, मतलब एक्टिंग में, क्योंकि हर बार तो नया कैरेक्टर करोगे, हर बार एक नया सीन होगा, तो ये तो नहीं कि आज आपने कुछ सीन जब किया है तक उसके बाद। एक्टर के लिए सबसे डिफिकल्ट ये होता है फैमिली बैकलॉग। अच्छा। अगर आदमी अपनी फैमिली का बैकलॉग एक्टिंग के टाइम दिमाग में रखेगा तो कैरेक्टर में घुस नहीं सकता। अच्छा। अगर वो फैमिली का बैकलॉग अपने घर पे ही रहने दे और एज अ फ्रेश माइंड सिर्फ उस कैरेक्टर में जाएगा, तो ही वो जस्टिस कर पाएगा। मतलब कैरेक्टर में आपको डूबना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी तो है। उसके बिना आप नहीं कर पाओ, फिर आर्टिफिशियल लगता है। आर्टिफिशियल, कितने एक्टर्स जो आते हैं वो आते खाली सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे तक पैकअप होने तक खाली लाइंस बोलते हैं। लाइंस बोलना अलग होता है और परफॉर्म करना अलग होता है। अच्छा, अभी मैं अब जो मैं जिस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, जिसके लिए मैं इसको एडमायर बहुत ज्यादा करता हूँ, कि जब ये अपने आप पीक पे थे अपने करियर में, मतलब आपको सब बहुत काम मिला था, और आपका अचानक एक एक्सीडेंट होता है और आप बेड पे आ जाते हो, तो उसके बारे में जरा ऑडियंस को बताइए, जो मुझे चाहिए कि आप बताओ, ताकि वो लोग इंस्पायर हो उसी से। 2005 में 26 जुलाई को मुंबई में काफी हैवी रेनफॉल हुआ था, हाई टाइड था, गटर्स बंद कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो पानी जाने की बजाय बाहर निकल रहा था, बाउंस बैक कर गया था। मिठी भाई का आपने सुना होगा कि मिठी, वो दिन मेरा शूट का हाफ डे था, तो मैं गया था टीडीएस सर्टिफिकेट लेने जुलाई में। आपको सबको पता है 30 जुलाई से पहले इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है। तो मैं रोज मूवीज, तब झूम में उनकी ऑफिस हुआ करती थी, मैं टीडीएस सर्टिफिकेट कलेक्ट करने गया था। तभी कंपल्शन था कि हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। हाँ। तभी ऑनलाइन नहीं होता था उतना। तो मैं गया था कि चलो छुट्टी है। जब रिटर्न आ रहा था तो पानी इतना भर गया कि मेरा जो एसी का गैस है गाड़ी का, हाँ। नाइट्रोजन गैस जो होता है, वो हाइड्रोजन वो रिलीज हुआ, उसमें स्मेल नहीं होती है, उससे अनकॉन्शियस हो गया। ठीक है। तो मैं विथ माय कार मिठी भाई के पास बेहोश था। मेरी गाड़ी सुबह मिली जूह सर्कल के कॉर्नर पे। अच्छा। मतलब इतना गाड़ी फ्लोट, फ्लोट हाँ, होके आ गई, अच्छा। मुझे नहीं पता। और दूसरे दिन मैं तो 4 मसीहा कहूंगा, मैं तो अभी गोल्ड चेन सब पहनता था क्योंकि काफी अच्छा मेरा स्टेटस था। रोलेक्स पहनता था, गाड़ी भी अच्छी थी। आज भी मेरे पास खुदा का शुक्र के गाड़ी सब है अच्छा। और तब क्या होता था, तो 4 लोग आए थे कि चलो ये पैसे वाला लग रहा है, इसको हॉस्पिटल रख देते, एक बख्शिश मिल जाएगी। हाँ। और उस चक्कर में उन्होंने मेरा चेन वेन सब निकाल के रख लिया कि चलो काम आ जाएगा। तो जब मुझे लेके गए वहां पे बत्ती नहीं थी, लाइट्स नहीं थी। आपको कोई भी हॉस्पिटल में 2 दिन तक लाइट्स नहीं थी, टेलीफोन तभी लैंडलाइन होते थे, मोबाइल नहीं होते थे। तो जब नर्सेस ने मेरा पल्स रेट चेक किया तो मैं पूरा फूक चुका था, गाड़ी में खींच के निकाला गया था क्योंकि अच्छा। मेरी गाड़ी सबमर्ज थी। ठीक है। तो पूरा फूक गया था। तो जैसे फ्रीजर में आप कुछ रखते हो, आप कांदा रखो, कुछ भी फ्रीजर में फूक कड़क हो जाता है, मेरा बॉडी वैसा हुआ था। तो नर्व्स नहीं मिल रही थी, तो मुझे डेड डिक्लेयर कर दिया, साइड में रख दिया चादर उड़ा के। तो सिस्टर ने जब उन 4 जन को बोला कि डेड हो गया, अभी पुलिस केस होगा, आप रुको यहाँ पे। पुलिस का नाम सुन के सब आज भी डर गए, तब की बात तो और है। तो सब भाग गए, पुलिस में कोई पढ़ना नहीं चाहता। ठीक है। फिर दूसरे दिन जब पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर्स ने मेरी बॉडी, तब बॉडी बोला जाता था कि अगर ऐसा तो मर गया था ना। हाँ, तो डेड डिक्लेयर किया था। तो मुझे जब मॉर्ग में लेके गए पोस्टमार्टम के लिए कि कौन है, देखते क्या है, तो जब मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शंस एब्डोमेन पे दिए, पोस्टमार्टम के पहले वो लोग लास्ट ट्राई करते हैं एब्डोमेन पे, स्टेरॉइड इंजेक्शन देके देखते चलो एक लास्ट ट्राई करते हैं। तो जब दिए उसके बाद आई स्टार्टेड प्यूकिंग आउट वाटर। अच्छा। तकरीबन 4 लीटर ऑयल निकाला गया मेरे अंदर से, बॉडी में से। अच्छा। उसके बाद मुझे होश आया तो पहला नंबर मेरे डैड का मेरे मुंह से निकला। तो मेरे डैड को कैसे भी वो लोग ने कांटेक्ट किया, आए। फिर उसके बाद इलाज शुरू हुआ। मैं 3.5 महीने आईसीयू में था। अच्छा। मतलब आप मैं बेड पे भी आप बहुत टाइम रहे ना, कितने साल रहे आप बेड पे?
मेरे को खींच के निकाला था, मेरे नेक के नीचे की स्पाइन चली गई थी। हाँ हाँ तो मेरे यहाँ की हड्डी, हिप की हड्डी मेरे आज भी नेक में, यहाँ पे मार्क्स दिख रहे हैं। ओके मेरे को फूड पाइप से 4 महीने तक खाना दिया जाता था। ठीक है। मैं 4 साल व्हील चेयर पे रहा, हम्म 3.5 महीना आईसीयू, हम्म 60 ऑपरेशन हुए, 60 ऑपरेशन हुआ? 60 ऑपरेशन ये हुए। मुझे नहीं मालूम भाई इसका। हाँ, जिसमें से एक ऑपरेशन अभी 2013 में हुआ था मेरा, अच्छा फाइनल जो स्पाइन का था। ओके। और टोटल 80 बॉटल्स ऑफ ब्लड आई हैव टेकन। 80 ब्लड बोतल? हाँ, मतलब कोई इंसान इतना खून नहीं पीता, ड्रैकुला से भी ज्यादा मैंने हाँ। खून पिया है। तो फिर कितना टाइम पूरा लगा रिकवर होने में? ऐसे देखा जाए तो जब मैं चलने शुरू किया तो मुझे 3-4 साल के बाद मैं वॉकर और स्टिक से हाँ। चल सकता था। हाँ बट कंप्लीटली, मतलब आज जैसे मैं बाइक चलाता हूँ या रनिंग कर पाता हूँ या जिम जाता हूँ, 8 साल लगे। 8 साल लगे। हाँ। तो फिर अभी बाउंस बैक कैसे किया? मतलब ये क्या होता है, आदमी डिप्रेस हो जाता है, पीक पीक देखा था आपने और वो आप उस टाइम स्टार बन गए थे और फिर एकदम नीचे गिरे, और गिरे तो ऐसे ही इसमें चला नहीं जा रहा है, बेड पे हो यार, वो एक फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन रहता है, तो वो मतलब वो कैसे बाहर आए फिर? देखो क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आदमी डिप्रेशन में नहीं जाता, मैं भी बहुत डिप्रेशन में था। आदमी डिप्रेशन में कुछ भी करता है। एक बार मैंने मेरा हाथ भी मारा था, ये मेरे को आप कट अगर देखेंगे ध्यान से, एक कट है, कांच पे मार दिया था, पूरा हाथ कट गया था। तो वो फेज आता है, बट होता क्या, और मेरे जो, मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, ये लाइन में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, सब कलीग्स होते हैं। सब कलीग्स होते कोई हैं। बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं है। तो मैं जिनको भाई बोलता था, सब बोलता था, जब उनको मैंने ब्लड के लिए कॉल किया, 80 बॉटल मुझे ब्लड चाहिए था, तो सिर्फ 2-3 जन उसमें से आए। बाकी के लोगों ने बोला मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, किसी ने बोला कि बहाने कि भाई मैं स्क्रिप्ट रीडिंग में हूँ, कोई बोलता था मेरा शूट चल रहा है, तो इट्स ओके, दे आर पार्ट। लेकिन सबसे बड़ा झटका जब मुझे लगा, जब मैंने वापस बाउंस बैक किया, तो जब बाउंस बैक करने के लिए मैं ऑडिशन देने गया तो मुझे एक सीआईडी का रोल मिला था। अच्छा, एक नेगेटिव मेन लीड। जब मैं थोड़ा 7-8 साल के बाद, तकरीबन वो था 2009 की बात है। अच्छा, 8 के 9 की बात है। ठीक है। तो वापस मैं थोड़ा बहुत चलने, तो मुझे एक नेगेटिव रोल गया था जहाँ पे मुझे ज्यादा भागना चलना नहीं है। आसिफ शेख के साथ मेरा एक मेन नेगेटिव कैरेक्टर सीआईडी में सोनी पे था। वहां पे ही एक डायरेक्टर जिसके साथ मैंने बहुत पहले काम कर चुका था, उसका शूट चल रहा था, तो मैं बोला चलो मिलके आता हूँ। जैसे अगर आप मुझे कहीं मिलते हो तो मैं सामने से आऊंगा ना, शमी आ रहा है, शमी शूट कर रहा है, चलो मैं भी जाता हूँ, हाथ तो मिला रू भाई से। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने काफी मुझे कुछ बोला जो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। जैसे मैंने बोला सर कैसे, तो सब नॉर्मल बात है। फिर मुझे बताया गया, अरे हबीब तू तो बहुत वीक हो रहा है, तू तो अभी हीरो मटेरियल नहीं है, सुना है कि तुम्हारे फादर को बहुत पैसा भरना पड़ा इलाज के लिए, और तुम्हारे पास एक हैंडीकैप सर्टिफिकेट है जो मेरे पास था, और मैंने कभी उसको यूज नहीं किया, क्योंकि मैं अभी फिट हूँ, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी वो यूज करने की। तो कोई गवर्नमेंट स्कीम में कुछ छोटा मोटा पीसीओ या कुछ छोटा बिजनेस डाल के बैठ जा। अच्छा, वो ऐसा बोला? ऐसा बोला, जबकि मैंने उनके साथ काम किया था। ओके। मैंने सिर्फ थैंक यू सर बोला और वहां से निकल गया। ओके। उसके बाद विद इन 6-8 महीने में मैंने तकरीबन 15 एपिसोडिक सीरियल्स अच्छे वाले किए जो टॉप चैनल्स के थे। ओके। और मतलब वो आपकी भी स्टार्ट हो गया, वो एक आग लग गई। आग लग गई, कैसे बोला है भाई? उसके बाद उसी नेक्स्ट ईयर आईटीए का अवार्ड हुआ, अनुशासी रंजन का। ओके। मुझे वन ऑफ द बेस्ट एक्टर फॉर रिमिक्स कम बैक के लिए अवार्ड दिया गया। ओके। अवार्ड मिलने के बाद उस डायरेक्टर को मैंने फोन किया, सर थैंक यू, आपकी वजह से ये मिला है। मैंने उसको ये नहीं बोला कि आपने जो बोला क्या, कुछ भी नहीं, सर थैंक्स, आप नहीं रहते तो शायद ये अवार्ड नहीं मिलता। अच्छा, अभी जो हबीब है, इसकी एक इवेंट कंपनी भी है, हबीब का एक शोरूम है, न्यू लवली शूज विलेपाले ईस्ट में स्टेशन पे कभी भी जाइए, हर ब्रांड के शूज मिलते हैं। इवेंट कंपनी भी है, इवेंट कंपनी भी चलाता है, एक्टिंग भी करता है, अपना बिजनेस भी देख रहा है। तो ये कि सब कैसे मैनेज करते हैं? और ये बताऊं, ये इन्फ्लुएंसर भी है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इंस्टा पे अगर देखोगे तो बड़ी बड़ी रील्स इसकी आती हैं, इन्फ्लुएंसर है। तो ये कैसे हुआ एक्टिंग के साथ साथ ये सब कुछ? देखो, जब मेरे लाइफ में इतना सब कुछ हो गया, तो जब मैं कर सकता हूँ बिस्तर से उठने के बाद, तो मुझे लगता है कोई भी कर। बस ये था कि तुम टाइम मैनेज करो, प्रिंसिपल से चलो, डिसिप्लिन रखो। कितने लोग डिसिप्लिन नहीं रखते लाइफ में। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मेरा प्रॉपर वर्क शेड्यूल होता है, वर्क शेड्यूल अपने लिए टाइम निकालता हूँ। जो अगर मैं इवेंट कर रहा हूँ तो मेरा इवेंट का फिक्स रहता है कि इतना इवेंट के लिए टाइम देना है, इतना बिजनेस को देना है, फैमिली को इतना देना है। ओके। तो मतलब ये आपने सोच के रखा हुआ था कि मुझे यार एक्टिंग के साथ साथ ये सब चीजें करनी है साथ? नहीं, आज के तारीख में एक बैकअप बिजनेस होना बहुत जरूरी है। अगर आप एसआर के सर की बात करते हैं या किसी उनका भी बैकअप है, उनका सबका है, आलिया भट्ट जी का है, दीपिका पादुकोण का है, सबका बड़ा बड़ा बिजनेस है। अपने बैकअप रखा हुआ सबने। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अच्छे रोल्स करें, हमको ऐसा नहीं चाहिए कि कोई भी कुछ भी दे दे और हमको जबरदस्ती करना पड़े।
तो अगर आपको अपनी चॉइस का काम करना है, आपको आपके कैलिबर का काम करना है, तो यू हैव टू वेट। रोज आपके चॉइस का काम नहीं मिलने वाला, तो उसके लिए आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए कि जब तक आपको आपके चॉइस का काम नहीं मिलता तो बैकअप से आपका घर चल रहा है। अच्छा हबीब, अगर जो आज के लड़के लड़कियां जो आना चाह रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, एक्टिंग करना चाह रहे हैं, और उनको कुछ टिप्स देना चाहेंगे कैसे आए वो? पहले तो तैयार होके आइए। हम जब आए थे तब उतने पॉलिश नहीं थे, बट आज कंपटीशन हद से ज्यादा है। तो पहले तो एक्टिंग सीख के क्या? एक्टिंग सीखो या डांस करो या मार्शल हाँ। आर्ट्स करके आओ। बॉडी फिट होना चाहिए। सेकेंडली, टाइम पास के लिए मत आओ, डिसिप्लिन के साथ आओ। और अगर ये लाइन में लाइफ लॉन्ग शिद्दत से योगदान देना है तो ही आइए। हाँ। ऐसा नहीं समझो कि 2 साल आगे नाम बना लिया यहाँ से निकल गए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पूरी जिंदगी का त्याग देना पड़ता है। आज मैंने और शम्मी ने, हमारे आई गेस आप भी 25 साल से हो, नहीं 15 15 20 साल हो गए। तो आज उनकी हाँ। जिंदगी के इतने साल मेरे गए, तो एक त्याग देना पड़ता है। फैमिली टाइम हो चाहे खुद का भी हो, ब्लड ऐसा नहीं कि खून देना पड़ता है, बट एक टाइम मेहनत और पैशन और हार्डवर्क चाहिए, वो सब चीजें चाहिए। बहुत जरूरी है। अच्छा हबीब, हमारी जो शो को देखते हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो द शमी छाबरा शो है, लाफ्टर एंड टैलेंट, ये शो नए नए टैलेंट को एक मौका देता है, यहाँ तक कि हंसाता भी है, रुलाता भी है। एक आपको क्लोज लेके आता है कि रियल जो टैलेंट है वो कैसे अपना सर्वाइव कर रहा है। इसमें कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, यहाँ पे ज्यादा कट्स नहीं है, यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्टेड नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, ये शो देखिए। और मैं खुद देखता और मैं खुद आना चाहता था इसके शो में, और आज आप मुझे इस शो में देख रहे हैं। तो ऐसे ही हर टैलेंट को देखिए, उनसे सीखिए कि और जो गलतियां हमने की है वो आप मत कीजिए। शमी का शो इसलिए कि न्यू टैलेंट को प्रमोट कर सके, न्यू टैलेंट को सिखा सके कि राइट चैनल क्या है, राइट मार्गदर्शन क्या है। थैंक यू सो मच हबीब, इस शो में आया, और ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बहुत इंस्पायरिंग इसकी लाइफ है, और एज ए एक्ट्रेस को यूज कीजिए, इसकी इवेंट कंपनी को यूज कीजिए, उसके न्यू लवली शूज पर विलेपार्ले ईस्ट में स्टेशन पे जरूर जाके शूज भी खरीदिए, हर ब्रांड मिलता है, और मैं भी गया हूँ, मैंने भी खरीदे। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शमी छाबरा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।